एवरेज एक्सीलरेशन था टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दोनों बराबर कब थे? कोई बॉडी का एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दोनों बराबर कब होंगे? व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर कब होता था? व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होता था? व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड एवरेज एक्सीलरेशन विल बी सेम व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें और भी पढ़ेंगे। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग काफ़ी चीज़ देखे हैं। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है कैसे पता चलता है? व्हेन इको आ रहा है रिवर्बरेशन। व्हेन इट इज एक्सीलरेटिंग। मैं बताया था व्हेन ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, है ना। चलिए, तो अभी हमें पता चला कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन क्या क्या चीजें समझ में आए? पहला हुआ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, है कि नहीं? दूसरा क्या था? बॉडी इज ड्रिवन बाय, हाँ क्या था? ड्रिवन बाय, यस, इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तीसरा चीज अभी हम देखें कि एवरेज एक्सीलरेशन इज सेम एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या समझ में आया? मैं एक्सीलरेशन को ACCN लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। LCCN मत समझना। ये क्या है? एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में तीन चीज होता है, हमें मालूम है, ठीक है। अभी क्या था एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम और चेंज। वो चेंज होने के लिए कितना समय लगा? वेलोसिटी को बदलने में कितना समय लगा? समय लगा होगा वेलोसिटी को बदलने में, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर हमें दो चीजों को देखना है। एक तो हुआ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। समझ में? टाइम तो टाइम है, ठीक है। टाइम इन विच द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम बोल देने से काफी नहीं है। द टाइम इन विच वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी टू vf दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अगर यही चीज को थोड़ा सा मैं घुमा के लिखूं तो इफ वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u to v in t सेकेंड्स, तो एक्सीलरेशन को क्या कहोगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी। इससे क्या पता चला? पता ये चला कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये सबसे सिंपल पहला वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर मोशन इक्वेशन, एज मोशन इक्वेशन वी कंसीडर, जिसमें v क्या है? v इज फाइनल वेलोसिटी। हाँ, u क्या है? पहले लिखेंगे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। कब? आफ्टर t सेकेंड्स। a क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो ही हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तभी एवरेज एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बराबर होता है। If a body is in uniform acceleration motion, then only you can say v equal u plus at। कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन है हम कौन कौन सा मोशन में यूज कर सकते हैं? अगर हम ये पुराना डिस्कशन में थोड़ा वापस जाए तो क्या बता सकते हो? क्या इसमें हम v equal u plus at यूज कर सकते हैं?
हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था। क्या इसमें कर सकते हैं? नो सर। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या v इक्वल टू u प्लस टी लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, क्योंकि इट्स नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। क्या इसमें लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। इसमें नहीं लगा सकते। समझ में आ गया ना? तो कौन सा मोशन में लगा पाएंगे वो पहले हमारी जानकारी में होना चाहिए, तभी जाके लगाएंगे। गलत जगह लगा दिए तो, क्योंकि शुरू में चैप्टर पढ़ते हैं, बाद में जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तब अगर v इक्वल टू u प्लस टी लगा दिया, सर मेरा आंसर क्यों गलत हुआ? v इक्वल टू u प्लस टी तो सही है। अरे नहीं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन नहीं है। सर एक्सीलरेशन तो सही है, फोर्स कांस्टेंट है। अरे फोर्स कांस्टेंट हुआ तो क्या हुआ? उसका डायरेक्शन तो बदल रहा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आया? तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हमें ये चीज समझ में आया। ठीक है, चलिए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वेलोसिटी टाइम डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम। बहुत सारी चीज बोलेंगे, लिखेंगे, थोड़ा सा सारा लिखने से वो बहुत मोटा हो जाएगा, स्कूल कॉपी बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, हम प्लॉट करना चाहते हैं क्या, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ टाइम। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकंड में क्या था, 2 सेकंड में क्या था, 3 सेकंड में क्या था, करेंगे और जोड़ देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कहेंगे कि ये कोई एक एक्सिस है, मैं इसे ड्रॉ किया हूँ, एंड आई कॉल दिस एज वेलोसिटी एक्सिस, और इसको मैं कहता हूँ टाइम एक्सिस। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में मालूम है। 1 सेकंड में क्या था? ये था। 2 सेकंड में ये था। 3 सेकंड में ये था। अलग अलग समय में। थोड़ा सा मैं डायग्राम भी करके दिखाऊं। ये था 1 सेकंड वाला, ये 2 सेकंड वाला, ऐसे अलग अलग समय पे मुझे वेलोसिटी सपोज मालूम है। क्या है द थिंग्स फंडामेंटली, and you will be surprised to see or know that today only in class 11th I have taught this article, and I found they are having so many misconceptions at their lower class levels. ठीक है, तो मान लो कि जब t इक्वल टू 1 सेकेंड था, ये 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, ये ग्राफ पेपर तो आप देखे होंगे। t इक्वल टू 1 सेकेंड में ये था वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 सेकेंड में ये था वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 सेकेंड में ये था, t इक्वल टू 4 सेकेंड में ये था। तो उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे हो गया? आप कहोगे उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा हो गया, वेलोसिटी ऐसे बदल रहा है, कभी बड़ा कभी घटा, तो ये डायग्राम का हम कहेंगे इट इज वेलोसिटी टाइम डायग्राम। तो इसमें वेलोसिटी को किधर लिया जाता है? वाई एक्सिस में, टाइम को एक्स एक्सिस में। समझ में आया? तो सारी चीज क्यों लिखेंगे, देख के भी तो समझ में आ रहा है। और ये डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, किसी एक समय में क्या वेलोसिटी है। t इक्वल टू 2 में ये है वेलोसिटी। कोई पूछेगा वेलोसिटी कितना है t इक्वल टू 2 सेकंड में, तो आप कहोगे t इक्वल टू 2 सेकंड में ये था वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 सेकंड में ये था वेलोसिटी। अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटी था। तो आप कहोगे मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 12 मीटर पर सेकंड है। कोई पूछेगा t इक्वल टू 2 में क्या वेलोसिटी था, 10 मीटर पर सेकंड। इधर लिखा होगा वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, इधर लिखा होगा टाइम इन सेकंड, ऐसे लिखा होगा, या फिर लिखा होगा वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, कुछ लिखा होगा। तो डायग्राम से क्या पता चलता है, हाउ द वेलोसिटी चेंजिंग। दिख रहा है कि पहले बढ़ा फिर घटा, है कि नहीं। दूसरा चीज ये है कि फ्रॉम द डायग्राम एट एनी स्टार्ट, इफ द डायग्राम इज गिवन एट एनी टाइम वी कैन गेट द वेलोसिटी फ्रॉम द डायग्राम। तो पहला चीज जो हमें समझ में आया वो कैसा हुआ डायग्राम। पहला पॉइंट जो समझ में आया, इसमें हम कहेंगे कि v इज टेकन along कौन सा एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्सिस। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं, नया टर्म सीख लो, ऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। समझ में आया। एंड t इज टेकन, टाइम इज टेकन along abscissa, मतलब एक्स एक्सिस। क्या बताने वाली चीज है, सबको मालूम है। तुम भी लिख के बेकार के अपनी कॉपी खराब कर रहे हो। छोटा मोटा चीज तो मालूम है सब, मेरा काम है लिखना, मैं लिख रहा हूँ। समझ में आया। भी को इधर लेना, टी को इधर लेना। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हाउ द वेरिएशन ऑफ v इज टेकिंग प्लेस विथ टाइम। अब ये डायग्राम से हमें क्या क्या और इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो हमें देखना है। एक तो मिल गया कि किसी भी समय पे कोई स्पीड पूछेगा तो फटाफट फटाफट बता देंगे। दूसरा क्या मिलेगा,
पॉइंट नंबर बी। ठीक है, सपोज, हाँ ठीक, सपोज हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा देखो, सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी था शुरू में u और ये हो गया v, और कितने समय में हुआ ये t। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, कोई पूछेगा बताओ उसका एक्सीलरेशन क्या है, तो आप देखोगे कि एक्सीलरेशन पहले था u, यूनिफॉर्मली बढ़ के हो गया है v। फॉर्मूला क्या था v माइनस यू बाई टी। लेकिन थोड़ा प्यार से देखो तो, अगर ये v है मतलब ये हाइट कितना है v है, ये u है, कोऑर्डिनेट तो पढ़े ना, ये u है और ये t है। अच्छा v माइनस यू कौन सा हो गया भाई, ये चीज हुआ v माइनस यू, और v माइनस यू बाई टी क्या tan थीटा हुआ, v माइनस यू बाई टी हो गया tan थीटा। एंड व्हाट इज दैट tan थीटा कॉल्ड अदरवाइज, स्लोप। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है उसमें ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन। स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो आप कहोगे स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम से सिर्फ वेलोसिटी पता नहीं चलता है, स्लोप देख के हम एक्सीलरेशन भी पता कर सकते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ से हम एक्सीलरेशन भी पता कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ, कोई नहीं पूछेगा कैसे हुआ एक्सीलरेशन बताओ, समझ में आया ना। खाली याद रखना है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। समझ में आया? स्लोप ऑफ द डायग्राम, उस ग्रुप में ग्राफ लिखते हैं, मैं डायग्राम बोल रहा हूं, कोई बात नहीं है। रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा किसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन का कि कर्व का? मतलब अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, तो आप कहोगे अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आया? Therefore, for uniform acceleration motion, for uniform acceleration motion, the VT diagram, V versus T diagram is a straight line. क्या बातें समझ में आया? तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में स्ट्रेट लाइन होता है, ये एक डायग्राम। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन द डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमें समझ में आया। बिकॉज द स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सीलरेशन एंड फॉर ए स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज कांस्टेंट, व्हेन द स्लोप इज कांस्टेंट द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए वीटी डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम वीटी डायग्राम करेंगे तो आई गिव यू सम एग्जांपल्स। सपोज कोई बॉडी का वीटी डायग्राम दिखने में ऐसा है, ये V, ये T। कोई बॉडी का VT डायग्राम दिखने में ऐसा है, ये V, ये T, ये ऐसा है। या फिर ये VT डायग्राम दिखने में ऐसा है, हाँ हम कहेंगे ऐसा है। सो दीज आर ऑल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी का VT डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है, मैं दूसरा दिखा रहा हूँ अभी, सपोज ऐसे द VT डायग्राम इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? ऐसा समझ में? yes, लेकिन ये सारा जो स्ट्रेट लाइन है उसका फिर सिग्निफिकेंस अलग अलग है, देखेंगे क्या है। लेकिन स्ट्रेट लाइन हो गया तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। समझ में? अच्छा, डिटेल्स में देखेंगे हम इसको। तो थोड़ा सा हम और बेहतर एग्जांपल लेना चाहेंगे और पूछेंगे आपको कि बताओ अगर कोई बॉडी का VT डायग्राम दिखने में ऐसा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये वेलोसिटी ये लिया है, इधर टाइम लिया है और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। VT डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल इज शोन। What is
फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री दिया है ना, तो ये तो आपको हो गया एक्सीलरेशन होता है स्लोप, और स्लोप होता है tan 30, tan 30 होता है 1/√3 बीटा पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है ना? एवरीवन ऑफ यू कैन डू। अच्छा, सपोज मैं थोड़ा सा केस चेंज कर देता हूँ। मैं आपको दो पार्टिकल दिखा रहा हूँ, दोनों पार्टिकल का VT डायग्राम दिखा रहा हूँ। बताना आपको ये है कि किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। ये हुआ एक और ये हुआ दूसरा। ये दोनों में से दो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम में दिखा। एक पार्टिकल का नाम है A, दूसरा का है B। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। क्वेश्चन में दिया है कि VT डायग्राम ऑफ टू पार्टिकल्स is shown whose bit number A initial velocity is more, नहीं बेटा, whose acceleration is more। इनिशियल वेलोसिटी किसका ज्यादा है? ए का सोचो। ए का। t = 0 में जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। शुरू में b का वेलोसिटी क्या था भाई? b का वेलोसिटी ये था, जबकि a का वेलोसिटी ये था, तो a का इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। कॉपी में क्या ढूंढ रहे हो? बहानाबाजी करो। शांत हो जाओ पहले, समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में कोई पूछेगा a का वेलोसिटी शुरू में कितना था। शुरू में मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ t = 0 में, t = 0 में a का वेलोसिटी क्या था? ये b का ये था। किसका वेलोसिटी ज्यादा था? a का। सिंपल सा चीज है ना? तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? सेम होगा। बोथ ऑफ देम आर मेकिंग सेम एंगल विद दिस, तो आपको हो गया एक्सीलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ B। कितना सिंपल आया समझ में? तो स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। ढेर सारे वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ा खाली फंडामेंटल ले रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और क्या इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें से हमें मिलता है? ये था पॉइंट नंबर 2 हमारा, एक्सीलरेशन, स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। पॉइंट नंबर बिट सी में जाते हैं। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सपोज हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है। ये पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है? अच्छा, इसका एक्सीलरेशन बदल रहा है। क्या आप में से कोई उतना स्मार्ट हो कि मुझे बता देगा नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सीलरेशन बदल रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बता दो तो लगेगा कि जीनियस। बढ़ रहा था फिर घट गया। नहीं, वो तो वेलोसिटी बढ़ रहा था घट गया। एक्सीलरेशन वेलोसिटी बढ़ा फिर ऐसे हुआ। हो सकता है कि आगे क्या होगा मालूम नहीं। सोचो, एक्सीलरेशन हम कैसे निकालते हैं? स्लोप क्या था? स्लोप था tan थीटा। ये ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना है तो देखो, मुझे मान लो ये पॉइंट में स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, आपको याद होगा, और tan थीटा रिप्रेजेंट तो स्लोप, दैट इज एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ पर जो एंगल कर रहा है tan थीटा इज द एक्सीलरेशन। कब? तब जब वो इस समय पे पहुंचा है। अलग अलग समय पे अलग अलग थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? अलग अलग समय पे अलग अलग थीटा बनेगा तो अलग अलग एक्सीलरेशन बनेगा। देखो, तो शुरू में ज्यादा बड़ा थीटा था कि बाद में बड़ा थीटा था? शुरू में। जैसे जैसे हम समय बढ़ने लगा तो हम देखें कि थीटा का वैल्यू घटने लगा। व्हेन थीटा डिक्रीजेस साइन थीटा डिक्रीजेस। मैं क्यों पढ़ा रहा था वो सब चीजें मालूम है ना? हाँ, थीटा डिक्रीजेस साइन थीटा डिक्रीजेस, कॉस थीटा इंक्रीजेस, है कि नहीं? और tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो थीटा डिक्रीजेस तो tan थीटा आल्सो डिक्रीजेस, मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। सो ये कौन सा केस हुआ? सिर्फ इतना मत बोलो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलो, ये बोलो कि ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। मतलब हम लोग और थोड़ा स्पेसिफिक हो रहे हैं कि डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। क्या बात समझ में आया? खैर उन सब चीजों को हम लोग और भी बारीकी से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो आपको समझ में आया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, और इसमें से स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन, जो कि कंटिन्यूअसली घट रहा है। देख रहे हैं डायग्राम में, डिपेंड करता है डायग्राम का शेप कैसा है। कौन है भाई?
विल्सन, हाँ बोलो विल्सन। अभी नहीं, क्लास में हूँ, आओ उधर से, मेरा क्लास चल रहा है। तो क्या हुआ, इसे केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ठीक है। अभी इसमें से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए इसको कंसीडर करता हूँ। आई एम कंसीडरिंग दिस ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। कितना छोटा, बहुत छोटा, डेल्टा टी, छोटा सा समय के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। मतलब ये समय और ये समय के बीच में गैप काफ़ी कम है। इतना कम है हम कि कहेंगे कि ये ग्राफ का ये वाला पार्ट का वेलोसिटी बराबर है। कैसे बराबर होगा, तो बढ़ रहा है, दिख रहा है। चलो ठीक है, मानते हैं बराबर नहीं है। कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज दिस एरिया, तो अगर ये को जूम करके देखेंगे, ये जो स्ट्रिप बना है स्केल जैसा, दिखने से कैसे दिखेगा, देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जूम करके देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। मुझे एरिया निकालना है, ट्रापेजियम का एरिया निकालना आता है, एरिया आता है आपको। अब मैं ट्रापेजियम नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि दिस एरिया इज नथिंग बट दिस एरिया प्लस दिस एरिया एन। अगर मैं ये जो डेल्टा टी का जो टाइम लिया हूँ उसको अगर बहुत छोटा ले लेता हूँ, बहुत ही छोटा ले लेता हूँ, बहुत छोटा कर देता हूँ, सोचो तो क्या हो रहा है। सपोज आई टेक इट लाइक दिस, नाउ दिस इज डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। इतना छोटा सा टाइम लेने से आपको कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज दिस एरिया, ये वाला एरिया, तो इसमें ये बड़ा वाला रेक्टेंगुलर एरिया के सामने छोटा वाला ट्रायंगल एरिया को इग्नोर कर सकते हैं। कैन यू नॉट इग्नोर दिस स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया, बिकॉज व्हेन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल दिस ट्रायंगल पार्ट कैन बी इग्नोर। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ आई कंसीडर ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स। ये डेल्टा टी सेकेंड में जो एरिया निकलेगा, ये जो थिन स्ट्रिप बना उसका एरिया निकलेगा। एरिया क्या होगा, दिस हाइट इनटू दिस विड्थ, दिस इनटू दिस। जबकि ट्रापेजियम है, क्यों इग्नोर किया, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, कोई आपको नहीं पूछेगा, मैं खाली समझा रहा हूँ। बुक में मिलेगा ऐसा होता है, क्यों होता है नहीं बताएंगे, ना ही तुम पूछोगे। वो बोलेंगे फाइनली ये होता है, याद रखो। बचपन से तो बताते थे सूरज सन में राइजेस इन द ईस्ट, बड़े हुए तो पता चले नहीं हम घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही कि ये जो है कोई पूछेगा ये नीचे अगर ऐसे छोटा सा एक एरिया बनाएंगे, वो एरिया क्या बनेगा, बोलेंगे इसका हाइट रिप्रेजेंट करता है v और इसका विड्थ रिप्रेजेंट करता है डेल्टा टी। तो जो थिन स्ट्रिप एरिया है, थिन स्ट्रिप एरिया ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल, ये स्मॉल होना बहुत जरूरी है, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डेल्टा टी। सर v इंटू डेल्टा टी हुआ कैसे, ये वाला ट्रायंगुलर एरिया गायब हो गया तो बाकी रह गया कौन, v इंटू डेल्टा टी। समझ में आ रहा है ना। इसको क्यों इग्नोर किए, बिकॉज डेल्टा टी इज स्मॉल, बहुत छोटा है, इग्नोरेबल है कि नहीं, आराम से। अच्छा, v इंटू डेल्टा टी। हमें मालूम है कि जो v है वो क्या था, आपको याद होगा। हमें मालूम है कि जो v था वेलोसिटी, ये था रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या याद है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी था नहीं। तो v इंटू डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा एस, ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटा सा एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कोई मुझे पूछेगा कि बताओ व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, कौन सा एरिया, लेट्स से ये t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू t2, ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई मेरे को अगर पूछेगा व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, तो मैं कहूँगा कि दिस टोटल एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सच थिन स्ट्रिप एरिया। ऐसे सारे छोटे छोटे स्ट्रिप निकालूँ, यहाँ पर ऐसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, सारे एरिया को निकाल के जोड़ दूंगा तो टोटल एरिया मिलेगा। बहुत सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ो तो क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे अगर ये टाइम का वैल्यू है t इक्वल टू t1, ये टाइम का वैल्यू है t इक्वल टू t2, तो हम कहेंगे टोटल एरिया अंडर डायग्राम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। कोई पूछेगा बताओ जिस पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया हुआ है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, बोले कब, ने t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 के बीच में। अच्छा, t1 से t2 के बीच में ये जो एरिया दिख रहा है, काउंट दी मेजर दी एरिया,
की बात समझ में आ रहा है? मेजर द एरिया, यू गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दैट इंटरवल। क्या बात समझ में आ रहा है? मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ। बिफोर वी गो फॉर दैट थोड़ा सा और बता देते हैं। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम अगर ऐसे दिख रहा है तो हम कहेंगे कि ये द एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सपोज हम किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा बनाते हैं। मान लो कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा है। ये क्या हुआ? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कभी वेलोसिटी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, नहीं? तो इसमें ये पीरियड में वेलोसिटी पॉजिटिव था, ये पीरियड में वेलोसिटी नेगेटिव था। पॉजिटिव वेलोसिटी मींस इट इज वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन। हम जानते हैं अगर हम ये वेक्टर को पॉजिटिव कहेंगे तो ये वेक्टर को नेगेटिव कहेंगे, ऑपोजिट वेक्टर को। अब यहाँ पर वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। हम बात करें ऑप्शन डी का। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। टाइम नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव था, इट वाज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड इट वाज मूविंग विद -3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? तो यहाँ पर वेलोसिटी कभी पॉजिटिव हुआ है कभी नेगेटिव हुआ है। थोड़ा इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इट इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक। रेस्ट्रिक्शन से, लिमिटेशन से वेलोसिटी टाइम डायग्राम क्या है? अगर ये पार्टिकल का मोशन को हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कभी पॉजिटिव था कभी नेगेटिव था। मतलब कभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था तो कभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, कोई तीसरी डायरेक्शन में तो था नहीं। इसका मतलब हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन ले रहे हैं क्या? जिस हम वो सारा मोशन को वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी या तो एक डायरेक्शन में होगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसी तीसरी डायरेक्शन में नहीं होगा। कोई पार्टिकल या तो इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, मतलब मोशन कैसा है? अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो कहीं नहीं लिखा है, जबकि ये लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ऑन टू इट कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। किसी दूसरे मोशन के लिए हम ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? कोई बोलेगा कि बॉल को ऐसे फेंक दिया, हवा में गया, ऐसे गिर गया, बताओ वेलोसिटी टाइम डायग्राम क्या हुआ? अरे कैसे कर सकते हो, ये तो कर्व है। समझ में आया क्यों स्ट्रेट लाइन हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो या तो वेलोसिटी पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? हम लिखेंगे VT डायग्राम कैन बी ड्रॉन, वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन along स्ट्रेट लाइन। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी? दोनों के लिए कर सकते हैं, बट मोशन होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा तो डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ये पाथ की बात करें, वो ग्राफ की बात करें। ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पाथ स्ट्रेट लाइन हुआ तो आप VT डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। पाथ समझ रहे हो? रास्ता किस रास्ते में जा रहा है, इधर क्लियर? अभी अगर इस पार्टिकल का मोशन को हम थोड़ा प्यार से देखें, हम जानते हैं कि एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन। ओहो, एरिया अंडर द डायग्राम कहाँ गया? कहाँ से निकल गया? ऐसा तो नहीं, सब तो बंद है। अच्छा ये, ओहो, हाँ, ये हम कहेंगे कि ये जो एरिया है क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन से, ये टाइम को हम T डैश कहेंगे। हाँ, और चलो T डैश में कहेंगे, इसको T1 कहते हैं, T1। और ये जो टाइमिंग है इसको T2 कहेंगे। और ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, यू नो। और अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट A1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A1 इज डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव था। A2 क्या है? ये भी डिस्प्लेसमेंट है, बट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये पार्टिकल का मोशन को हम लिखेंगे, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 था क्या? कुछ वेलोसिटी था, तो कोई पार्टिकल कुछ वेलोसिटी u में चलना शुरू किया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन में था? कुछ डाटा देख के पता नहीं चल रहा, कुछ तो हो रहा होगा। और पहले पहले उसका वेलोसिटी बढ़ा, फिर वेलोसिटी घटा है। वेलोसिटी घटा है मतलब इट मस्ट बी रिटार्डेशन। देखो स्पीड यहाँ पर घट गया, 0 हो गया है कि नहीं? रिटार्डेशन हो रहा था, मतलब पहले एक्सेलरेशन हुआ, स्पीड बढ़ा है, फिर घटा है, मतलब कोई एक्सीलरेटर दबाया फिर ब्रेक लगाया, है ना? तो ये ऐसा हुआ। तो हुआ क्या? वो पार्टिकल
यहाँ से शुरू किया u वेलोसिटी में और चलने लगा, कितनी समय तक? एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। पॉजिटिव वेलोसिटी कब तक था? t1 तक। t1 तक गया, t1 समय के बाद क्या हुआ, लेकिन तब तक कितना दूर गया था? फिर क्या हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब वापस आया वेलोसिटी, और ये वापस आया पार्टिकल, ऐसे आया, ऐसे आके कब रुक गया? t = t2 पे, फिर से वेलोसिटी 0। लेकिन तब तक वापस कितना दूर आया था? क्या बात समझ में आ रहा है? तो कोई पूछेगा कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, बताओ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो आप क्या कहोगे? A1 - A2। हाँ करते रहोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में आ रहा है? और टोटल डिस्टेंस कितना गया? समझ में गया? A1 आया A2, टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज A1 + A2, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज A1 - A2। तो आप कहोगे फॉर दी VT डायग्राम शोन, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया A1 - A2, टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज A1 + A2। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो ये भी समझ में आया कि एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस निकालना है तो A1 + A2 करना होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो A1 - क्यों A1 - A2 किए? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव था। नेगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। आया समझ में? अच्छा, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लोगे वीडियो से, मैं तो समझा देता हूँ, बाद में लिख लोगे, हफ्ते भर क्या करोगे। नेक्स्ट, अभी देखो कोई पार्टिकल का वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब स्पीड विथ डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी को u से v बदलने के लिए कुछ समय लगा, जिसको हम t कहें, उससे उसका एक्सीलरेशन पता चला। अगर हम कोई भी समय नहीं देंगे u से v को बदलो, कैसे बदलेंगे? कुछ तो समय चाहिए ना। whatever acceleration you do, you always need some time. What time you need? It is v - u by a. This much time is always required to change the velocity from u to v. बिना समय दिए किसका वेलोसिटी सडनली बदल दो, कैसे सडनली बदल जाएगा? कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, इट मे बी मिली सेकेंड्स। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब हुआ जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पीड कैन नॉट सडनली चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया रेफर्स टू द मास ऑफ ए बॉडी, जिसका मास जितना ज़्यादा है उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा है। आप अगर साइकिल में जा रहे हो 10 km/h में, ब्रेक लगा के 2 सेकंड में रुक सकते हो। ट्रेन जा रहा है 10 km/h में, 2 सेकंड में रुक सकता है? मास ज़्यादा है, उसका चलते रहने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ढकेल के ले जाकर रुक नहीं पाएगा उसको। जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया है ना। तो हम लोग न्यूटन लॉ में जब पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें देखेंगे। और मैं तो सिंसियरली सबको अपील करता हूँ कि अब से सीरियस होने लगो, बहुत सीरियस होने लगो। इट इज़ टू लेट नाउ, हाई टाइम कि हम लोग प्रिपरेटरी कर रहे हैं, अब से दौड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखो क्लास में, और दौड़ेंगे तो जितना जो स्पीड में जाएंगे उतने जोर से ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर तो नीचे 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 पार हो जाएंगे। नाम होगा फाउंडेशन कोर्स कर लिए, क्या स्कूल वाला कोर्स, पता ही नहीं चलेगा। नहीं डोसा खाया हो जाए तो चौकड़ी पिठा देगी छाड़ दो, बोले यू हैव कम टू टेक डोसा हियर, मैं तुमको चौकड़ी पिठा बना के खिला दूंगा, चलेगा? चौकड़ी पिठा समझते हो ना? हाँ, जो खाना है वो खाओगे ना, तो बनाओ अपना एपेटाइट उसके लिए। हाँ, तो क्या बोले कि सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is not permitted in velocity versus time diagram। मतलब अगर हम कहेंगे कि कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा हुआ है, ऐसा गया, ऐसा हो गया, नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट सडनली चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, यू ऑलवेज टेक टर्म टाइम। जबकि हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त कभी कभार ऐसा फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये कर लेंगे कि बोलेंगे हाँ ये सडन नहीं, ये 90 डिग्री नहीं, ये 89 डिग्री 90 दिखता है, ऐसे आर्गुमेंट करके कर लेंगे, बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये वाला पार्ट जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा वेलोसिटी टाइम डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। So sudden change in magnitude of velocity is not permitted in velocity time diagram because
because of inertia of moving bodies. अब इनर्शिया के बारे में बहुत डिटेल्स में मत पूछो, न्यूटन्स लॉ में देखेंगे, जो कि रिलेटेड टू मास है। इनर्शिया का मतलब जो जिस स्टेटस में उसी स्टेटस में रहना पसंद करता है। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, भाग रहा है तो भागते रहना चाहेगा। भाग रहा है तो सडनली नहीं रोक सकते, रोकने वाले को सडनली नहीं चला सकते। दैट इज व्हाट इज द थिंग। वो उसको डिटेल्स में तब देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? अच्छा, लास्ट पॉइंट इज हाउ टू ड्रॉ स्पीड टाइम डायग्राम। हार्डली पीपल डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। आपको मालूम है कि स्पीड क्या है? स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना? कोई बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है क्या? देखो मैं बोलता हूँ, कोई बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ -20 मीटर पर सेकेंड, क्या स्टेटमेंट गलत है? नो सर। इट इज मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विथ 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, ये बॉडी इज मूविंग विथ -5 मीटर पर सेकेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड। क्या ये हो सकता है? नो सर। तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताया था मैं क्लास में ये सब चीजें। मैं अपनी जरूरत की चीजों को टूल में बताया हूँ, जिसको मैं अभी यूज करने वाला हूँ। इधर उधर की चीजें नहीं बताया। मैं ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों को पढ़ाया, वो पढ़ाया जो मुझे चाहिए। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री तो भास्ट है कि नहीं? सर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, तो क्या हुआ? आप बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो स्पीड है कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। थोड़ा शायद जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तुमको समझने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, धीरे हो जाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया। अभी अगर मैं कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम देखा हूँ, दिया हुआ है, और मुझे कहा गया कि ड्रॉ करो स्पीड टाइम डायग्राम, ये चीज हमें मालूम है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में सपोज कुछ ऐसा है। अभी भी तो देख रहे थे, हाँ ऐसे हो सकता है। दिस इज वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कोई कहा कि चलो बताओ इसका स्पीड टाइम डायग्राम कैसे होगा। आई वांट टू ड्रॉ द स्पीड टाइम डायग्राम फॉर दिस पार्टिकल। स्पीड टाइम डायग्राम मतलब अभी ऑर्डिनेट एक्सिस में, वाई एक्सिस में मैं स्पीड को ले लिया, और जब वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, स्पीड कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी था -3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तब स्पीड कितना था? 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नेगेटिव था, लेकिन स्पीड क्या था? पॉजिटिव। तो अगर हम स्पीड ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये जो वेलोसिटी का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा को क्या करेंगे? वही रखेंगे, लेकिन विल मेक इट पॉजिटिव। कैसे? क्या बात समझ में आया? इन्वर्टेड, इस पार्ट इज इन्वर्टेड, तो ये बन गया स्पीड टाइम डायग्राम। सो वेलोसिटी टाइम डायग्राम को हम बहुत आसानी से स्पीड टाइम डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बातें समझ में आए? यस सर। तो अब इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं खाली ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो हुआ वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। है ना? दूसरा हुआ कि द स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। तीसरा हुआ द एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, negative area displacement in opposite direction. If A1 is positive area, A2 is negative area, then total displacement is A1 minus A2. total distance moved is A1 plus A2. And a sudden change in magnitude is not permissible in the velocity time diagram. नहीं? और क्या देखें? For uniform acceleration motion, the velocity time diagram is a straight line. For non-uniform acceleration motion, the velocity time diagram is a curve. And you know how to convert velocity time diagram into a speed time diagram. यहाँ तक की चीजें समझ में आया सबको? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, which of following diagram is practically not possible? तो
अगर हम कुछ डायग्राम आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखा रहे हैं, आपको पूछेंगे इनमें से कौन कौन सा डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये है V, ये है T। मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा रहा हूँ। इनमें से कौन कौन सा डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब लोग सर एक भी तो ड्रॉ नहीं किया। अरे भी कर रहा हूँ, रुको थोड़ा। इनमें से कौन कौन सा डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला वाला दिखाया ये, दूसरा वाला दिखाया ये, तीसरा वाला दिखाया ये, चौथा वाला दिखाया ये, पांचवा ये, और नेक्स्ट इज ये कौन कौन सा वेलोसिटी डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ए, बी, सी, डी। हाँ, चिल्ला के मत बोलो, सोचेंगे सर नर्सरी पढ़ा रहे हैं। ABCD। हाँ, सर A, C और F। ए पॉसिबल है। नो सर, वाई? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए मोशन। सर टाइम एक टाइम पे दो वेलोसिटी। यस, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोई पार्टिकल का एक ही समय पे एक ही वेलोसिटी होगा ना। अब अगर हम कहेंगे कि ये पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू दिस टाइम पे। अब कहोगे ये कहोगे ये कहोगे, ये बदल रहा है। वैसे हो सकता है क्या? एक समय में 3-4 वेलोसिटी कैसे हो सकता है? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। ये नो सर। क्यों नहीं है जीविका? सर क्योंकि एक टाइम में वेलोसिटी नहीं हो सकता, दो वेलोसिटी। हाँ, एक टाइम में दो वेलोसिटी नहीं हो सकता। अभी भी दिख रहा है कि एक टाइम में दो वेलोसिटी है। नहीं, कोई बोलेगा वेलोसिटी कितना है, बोलोगे ये बोलोगे कि ये बोलोगे, नहीं हो सकता। अच्छा, ये हो सकता है। हो सकता है। ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड सडनली चेंजेस, सडनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। सडनली नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तरीका। क्वेश्चन नंबर 2। VT diagram of two particles are shown. What is ratio of their accelerations? दो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखाया गया है आपको। ये है वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये ऐसा है और दूसरा ऐसा है। दिया है कि ये जो है एंगल 15 डिग्री है और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री है, और यहाँ पे दो पार्टिकल है A एंड B, उनका वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है। दोनों का एक्सीलरेशन का रेशियो बताओ। यू नो व्हाट रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन? द स्लोप। नहीं? अच्छा, तो 3:1। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ B इज tan, क्या एंगल कर रहा है? 30 डिग्री है कि नहीं? A कितना एंगल कर रहा है? 30 डिग्री। तो आप कहोगे इट इज 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अगर मीटर पर सेकंड है, ये अगर सेकंड है तो। और एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या एंगल कर रहा है? tan 45। यस, tan 45। कितना मजा आ रहा है जब सब बोलते हैं इट इज 1 एंड दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए बाय एक्सीलरेशन इज बी इज √3 मीटर √3। दैट्स ऑल। है ना सिंपल? हाँ, अच्छा। हो गया? हो गया? नेक्स्ट चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3। A car starts from rest and moves with acceleration
6 meter per second square for some time, then retards at 10 meter per second square till it stops. Till it stops. ठीक है, आपको बताना क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम. चूज करेक्ट वेलोसिटी टाइम डायग्राम. मैं आपको कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रहा हूं यहाँ पे. इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको सही लग रहा है कि हाँ कार का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ इस किस्म का होगा. यू मस्ट बी नोटिसिंग द डिफरेंस इन द थ्री. ये वीटी डायग्राम है. अंतर क्या है सर? अंतर बहुत कुछ है. अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि अंतर इसमें है. ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. यस सर. अरे मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, मुझे तो खुद को डाउट होने लगा. चलो ठीक है, देखो तो एक्सीलरेशन क्या था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रिटार्डेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कौन ज्यादा था, एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन? तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन पीरियड का कि रिटार्डेशन पीरियड? तो कौन ज्यादा एंगल करेगा एक्सीलरेशन से ज्यादा, एक्सीलरेशन टाइम की रिटार्डेशन कौन सा समय में ज्यादा एंगल करेगा ग्राफ? रिटार्डेशन ज्यादा था ना, tan थीटा होता है स्लोप, मेक मोर एंगल. तो अब इसमें देखो तो ये ज्यादा एंगल कर रहा है. ओहो, ये ज्यादा एंगल कर रहा है जबकि ये छोटा एंगल कर रहा है. ये हो सकता है क्या? इसमें तो इसका स्लोप कम दिख रहा है. तो ये नहीं हो सकता. इसमें ये एक्सीलरेशन स्लोप एंगल कम है, रिटार्डेशन एंगल ज्यादा, तो ये हो सकता है सही. जबकि इसमें दोनों बराबर दिख रहे हैं. सही समझ में आया? सचमुच समझ में आ रहा है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. V versus T diagram of three particles of A and B are shown. Whose average velocity is more? ध्यान से देखो, दो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम में दे रहा हूं आपको. किसका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है बताना है आपको. एक पार्टिकल का ये ऐसा कोई दे दो, किसका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है. एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, इसका नाम है ए. दूसरा पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, ये हो गया बी. किसका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है? ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम. सेम होगा. सोचना है. एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सेम होगा. किसको कौन ज्यादा समय के लिए मूव किया है, ए और बी? कैसे यार, दोनों एक साथ स्टार्ट किए एक साथ खत्म किए, दोनों का टाइम बराबर है. यस सर. अच्छा, कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट गया है? क्योंकि दैट इज द एरिया अंडर द डायग्राम. यस सर. एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों का हाइट बराबर है कि नहीं? चाहे मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं या कैसे भी बनाऊं, एरिया विल बी सेम, है ना? तो हम कहेंगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, दोनों का वेलोसिटी बराबर है, तो दोनों का एवरेज वेलोसिटी भी बराबर है. समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे सेम फॉर बोथ हैव सेम डिस्प्लेसमेंट. सेम डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चला युविका? हाउ यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट द एरिया अंडर द डायग्राम? किसके ए के नीचे ज्यादा एरिया है कि बी के नीचे ज्यादा एरिया है? सेम एरिया. ट्रायंगल एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों का बेस बराबर है, हाइट बराबर है. तो आप कहेंगे बोथ हैव सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम. So
both have same average velocity। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या ये चीज आपको इजी लगा? यस सर। तो फिर अब पकड़ो देता हूं। अब देखेंगे किसका दिमाग आगे चलता है। थोड़ा थोड़ा मैं डिफिकल्ट करने जा रहा हूं चीजों को, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है। फिगर को देखना। कोई पूछेगा कि दो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम देखने में कुछ ऐसा है, ऐसा दिया, और दिया क्या है कि एक का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा है, ये कौन है, कुछ दूसरे का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा है, ये है ए, ये है बी, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, और चलो दिया है कि ये सब वैल्यूज वगैरह दिया है। ये दिया है से 5, ये दिया है से 12, ये दिया है 14, ये दिया है 4, ये सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है। सीधा क्वेश्चन क्या किया, क्योंकि इजी लगा तुम लोग बोले तो हम क्या करें, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, हाँ। अब टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक जगह से चलना शुरू किया। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन एंड विल प्रोसीड। Two particles A and B start from same point. A and B start from same point and move in same direction simultaneously। एक साथ चलना शुरू किए। छोटी मोटी चीज पूछ लेते हैं, जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। अच्छा पहले बताओ किसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा था, ए का कि बी का? ए का इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा था। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा था? बी का। जिसका स्लोप ज्यादा है। छोटे मोटे इजी नहीं लिखेंगे हम लोग, तुम लोग आता है। अच्छा नाउ क्वेश्चन इज हु लीड्स इनिशियली, कौन पहले आगे चलेगा? ए और बी दोनों एक साथ चलने लगे, आगे आगे कौन, पीछे पीछे कौन? तू चल मैं आई, एक गाना है ना, सुने नहीं सुने? हाँ, कौन आगे चलेगा? सोचो जिसका वेलोसिटी ज्यादा है कि जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। दोनों एक साथ चलना शुरू किए, एक चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड में, दूसरा 2 मीटर पर सेकंड में, कौन आगे भाग जाएगा? जो 10 में। स्पीड से तो डिस्टेंस जाता है, एक्सीलरेशन तो स्पीड बढ़ता है, लेकिन भागता है तो स्पीड के चलते। तो कौन आगे चलेगा? हु लीड्स? तो आंसर कहेंगे ए, क्योंकि ए का स्पीड था 12। अच्छा फाइनली हु लीड्स? फाइनली हु लीड्स फाइनली, ऐसे मतलब काफी समय के बाद हु लीड्स फाइनली हम जानना चाहते हैं। हु लीड्स फाइनली, फाइनली कौन चलेगा? फाइनली, तो फाइनली बी का स्पीड काफी ज्यादा हो गया होगा क्योंकि एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो फिर वो भागेगा। फाइनली काफी समय, शुरू में देखोगे ए आगे चल रहा है, काफी समय के बाद बी आगे चल रहा है ना, तो आप कहोगे आंसर हुआ बी। अब पहले ए आगे चल रहा था, फिर बी आगे गया, मतलब एक समय आया होगा जब बी ए को क्रॉस करके गया होगा। कब क्रॉस किया? 40 कैसे पता चला? 4 सेकंड क्रॉस किया। कब क्रॉस किया? जब क्रॉस किया दोनों बराबर डिस्टेंस गए होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ये जहां पर गया होगा भी वहां पर गया होगा, तभी तो क्रॉस करेगा। सोचो सोचो, ए आगे दौड़ रहा है, बी पीछे दौड़ाया, कुछ समय के बाद बी ए को क्रॉस किया। जब बी ए को क्रॉस कर रहा है तब कौन ज्यादा डिस्टेंस गया है? ए जितना गया है बी उतना गया है। क्या 4 सेकंड तक बी का एरिया और ए का एरिया बराबर दिख रहा है? नहीं है, कुछ डिफरेंट है। एरिया बराबर होता था हम कहते डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, ये जितना गया उतना गया, अभी वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन 4 सेकंड तक क्या बी जितना दूर गया, बी कितना दूर गया? एरिया अंडर दिस डायग्राम, ए कितना दूर गया? ये क्या ए का एरिया बी का एरिया बराबर दिख रहा है? तो फिर दोनों बराबर डिस्टेंस गए, नहीं किए तो क्रॉस कैसे करेगा? आर यू गेटिंग? हल्के में मतलब तुम लोग बोले डिफिकल्ट करोगे तो हम भी डिफिकल्ट करवा रहे हैं।
है ना, सोचो धीरे धीरे सोचो, हाँ तुम ही लोग सोच लोगे, चिंता की कोई बात नहीं। बट टू कम टू दिस क्वेश्चन, इससे पहले चलो और थोड़ा अलग तरीके से और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर उसके बाद इसमें आएंगे। हाँ बताओ, कब दोनों का वेलोसिटी बराबर है? When they are having same velocity। क्वेश्चन हुआ तीसरा क्वेश्चन, when they are having same velocity, कब दोनों का वेलोसिटी बराबर? देखो तो 4 seconds। हाँ ये बात सही है कि they have same velocity। कब? जस्ट ए मिनट, सी में था when they have same velocity, कब दोनों का वेलोसिटी बराबर है? आंसर क्या कहोगे? 8। कब? 4 सेकंड में। इसका भी वेलोसिटी 14 है, इसका भी वेलोसिटी 14 है। t इक्वल टू 4 सेकंड। समझ में आ रहा? लेकिन तब तक कौन ज्यादा दूर गया होगा? कौन गया? एरिया देखो ना, किसका एरिया ज्यादा है? एरिया अंडर द डायग्राम, ए का कि बी का? ए का, तो मतलब ए ज्यादा दूर गया होगा, बी कम डिस्टेंस गया होगा। 4 सेकंड में दोनों का वेलोसिटी बराबर है, लेकिन पास पास दोनों नहीं है, कहीं ए है तो कहीं बी है। दोनों का वेलोसिटी लेकिन बराबर है, इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है ना, स्पीड बढ़ के इसके बराबर हो गया है, लेकिन पीछे है अभी भी। बात समझ में आ रहा है? अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि जब दोनों का वेलोसिटी बराबर था तब तुम दोनों के बीच में दूरी कितना था? आर यू गेटिंग? क्वेश्चन डी में क्या बोला है? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे हैव सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी? जब दोनों का वेलोसिटी बराबर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? कोई तड़क तड़क आंसर सोचो, आप कर लोगे कर लोगे। 4 सेकेंड तक ए जितना डिस्टेंस, कौन ज्यादा गया है? ए गया है। ए जितना गया है d1 है, सपोज दैट डिस्टेंस इज d1। कैसे निकालोगे आप कहोगे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया, दिस इज द डिस्टेंस। अरे कहाँ से हाँ? अच्छा ये तो 4 सेकंड में ए कितना दूर गया? ये एरिया, ये डिस्टेंस को d1 को। 4 सेकंड में b कितना गया है? b कितना गया है? b b b ये एरिया, तो a कितना ज्यादा गया है? ये ट्रायंगल, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? a गया है d1, d गया है d2, और दोनों का डिफरेंस इज दिस एरिया। मतलब कौन पीछे है? आप कहोगे कि ये कौन बीच में आता है बदमाश? हाँ नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? पहले में निकालेंगे कैसे, अलग बात है। समझ में आया ना? तो ए गया है पूरा एरिया, सॉरी हाँ ए गया है पूरा एरिया, बी गया है ये एरिया, तो ए एक्स्ट्रा गया है। कितना एक्स्ट्रा गया है? व्हाट एक्स्ट्रा डिस्टेंस ए इज गॉन? व्हाट एक्स्ट्रा डिस्टेंस ए इज गॉन? ये है कि नहीं? तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में देखो कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल जाता है। सॉल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन देम 8 t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू ये एरिया। कैसे निकालें? ये भी तो एक ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कौन है? ये 14 आएगा, ये 12 माइनस 5, और हाइट कितना? ये हाइट 4 14 आएगा। आ गया? इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 7 बाय 14 मीटर? कहाँ सेकेंड? डिस्टेंस निकाल। क्या बात समझ में आया? दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक से समझ में नहीं आएगा। आया समझ में? धीरे धीरे टेढ़ापन बढ़ा रहा हूँ मैं इसका, ठीक है? अब की बात, अगला क्वेश्चन क्या हुआ बताओ? कब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे? अभी ये 4 सेकंड तक का बात हम लोग किए। 4 सेकंड में बी गया है, ए गया है एक्स्ट्रा, कितना? 14 मीटर। बी उससे 14 मीटर कम है। जब बी ए से 14 मीटर ज्यादा चले जाएगा, ए जितना गया है बी 14 मीटर और ज्यादा गया है, तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? थिंक अगेन, कब बी ए को क्रॉस करेगा? टोटली डिफिकल्ट चीज है, न्यूमेरिकली आप करने में धुआं निकल जाएगा, समझोगे तो कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टाइम बी क्रॉसेस ए
जब बी ए को क्रॉस कर रहा होगा तो कौन ज्यादा डिस्टेंस गया होगा? एक जगह से शुरू की, अभी इसको दौड़ के क्रॉस कर रहा है, मतलब उसके बगल में है, मतलब ये जितना आया उतना ही आया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन शुरू से में हम देखें 4 सेकंड तक क्या हाल था? 4 सेकंड तक हाल ये था कि ए बी से 14 मीटर का कितना मीटर ज्यादा गया था? 14 मीटर ज्यादा गया था। तो शुरू में ए बी से 14 मीटर ज्यादा गया था। जब बी ए से 14 मीटर ज्यादा चले जाएगा, दोनों पास पास हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अच्छा, आप अगर कहोगे कि थोड़ा मैं फिगर को ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको यहाँ पर और एक ट्रायंगल मिला। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिख रहा है? अगर ये एरिया बराबर होगा तो ये पीरियड में ए ज्यादा गया था कितना? 14 मीटर। ये पीरियड में बी ज्यादा गया था 14 मीटर। अगर हो जाएगा तो दोनों पास पास हो जाएंगे। अगर ये एरिया और ये एरिया बराबर हो गया, ध्यान से सुनना, बराबर हो गया, तो ये पीरियड में ए ज्यादा गया 14 मीटर, वो पीरियड में बी ज्यादा गया 14 मीटर, दोनों एक जगह से शुरू किए थे, फिर से पास पास हो गए, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब ये एरिया बराबर होने के लिए दोनों ट्रायंगल पूरा कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये जितना लंबा है ये भी तो उतना ही लंबा होना जरूरी है। ये उतना ही लंबा होगा, मतलब ये टाइम कितना होगा? 8 seconds. सो बी क्रॉसेस ए आफ्टर 8 सेकेंड्स। आर यू गेटिंग? Yes, sir. समझ में आया? Yes, है कि नहीं खतरनाक चीज सोचने के लिए? हाँ, तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? एट व्हाट टाइम बी क्रॉसेस ए, तो लिखेंगे व्हेन बी क्रॉसेस ए, व्हेन बी क्रॉसेस ए बोथ हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, therefore B crosses A after 8 seconds। क्या ये बात सबको समझ में? और समझा के लिखने में तो धुआं निकलेगा। कितना लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या? यहाँ पे समझ में आ गया ना पूरा चीज? Yes, sir. कैसे 8 सेकंड हुआ, समझ में आया? Yes, sir. देखो कितना खतरनाक चीज है। ठीक है, अच्छा, अब अपनी मन से अब डायग्राम को देखो और बताओ, देखो और बताओ। ए और बी एक जगह से चलना शुरू किए, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग था, दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग था। ए जोर से भागने लगा, बी धीरे धीरे भागा, लेकिन उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा था। तो दोनों के बीच में क्या होगा? बी धीरे धीरे जा रहा है, ए जल्दी जल्दी जा रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। सोच लो, इमेजिन करो सिचुएशन को। क्योंकि तुम लोग सोच पा रहे हो तो मैं दे रहा हूँ, बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर किसी दूसरे क्लास में इसको करेंगे जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन पढ़ेंगे। कर भी लेंगे एक बार उसको, तब भी न्यूमेरिकली करेंगे, अभी ग्राफिकली सोचो। ए और बी एक जगह से चलना शुरू किए, आगे आगे कौन चला? अरे नहीं, जिसका इनिशियल, सॉरी, ए ही आगे चला और बी पीछे। और क्या हुआ? ए का वेलोसिटी ज्यादा है, जब तक ए का वेलोसिटी बी से ज्यादा है तब तक दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ? दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया, हुआ ना, t²4 सेकंड में। उसके बाद क्या हो गया? बी का वेलोसिटी ज्यादा हो गया, बी कहाँ था? पीछे। अब बी का वेलोसिटी ज्यादा है, ए का वेलोसिटी कम है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटने लगा। तो पहले डिस्टेंस बढ़ने लगा, फिर डिस्टेंस घटने लगा, घट के जब डिस्टेंस 0 हो गया तब बी ए के बगल में खड़ा है और क्रॉस कर रहा है। आर यू गेटिंग? तो डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ने लगा और फिर घट के 0 हो गया। कितना मैक्सिमम था दोनों के बीच में डिस्टेंस? व्हाट वाज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम? पहले बढ़ने लगा डिस्टेंस, फिर घट के 0 हो गया। मैक्सिमम कितना हुआ था? कब हुआ था? जब वो बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, जब घटना शुरू किया उससे जस्ट पहले डिस्टेंस कब घटने लगा? जब बी का वेलोसिटी ए से ज्यादा हो गया। बी का वेलोसिटी ए से ज्यादा कब हुआ? t²4 सेकंड में। उससे तुरंत बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस घटने लगा, क्योंकि बी पीछे था, ए आगे था। आर यू रेडी? तो आपको डिस्टेंस घटने लगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कब था? 4 सेकंड में। कितना था? यही लाल वाला। व्हाट वाज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम? तो हाउ यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। कि बात समझ में आ रहा है? ए और बी चलने लगे, और बिफोर बी ओवरटेक्स ए, एट व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज मैक्सिमम? 4 सेकंड। व्हाट वाज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम? दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। 14 क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा इजी वाला हम करवाते हैं। तुम लोग इजी बोल दोगे तो मार दूंगा मैं डिफिकल्ट कर देता हूँ।
फिर कुछ लोग मुंह सूख जाता है, देखो इसको देखो, समझ में आया? ठीक, इजी क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं, छोटे एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले उसको पूरा डिटेल में आप लिखो। कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, मैं पहले इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये नहीं ऐसा नहीं, एक को पूरा लिखेंगे तो समझ में आएगा। किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा इजी बना देता हूँ। पहले इसको लिखो, किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी डायग्राम ऐसा कुछ गंदा सा दिया है। ये दिया है 4, ये दिया है 8, ये दिया है 10, ये दिया है 2 और ये दे दिया है 6। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है। नाउ आई वांट टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, और इसमें गैप फिल इन द गैप्स में आपको भरना है, ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है? Particle starts with initial velocity dash मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर अरे रुको, हाँ लिखते जाओ, तुम लोग भरते जाओ। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म बताना है। एक्सीलरेशन ऑफ डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड्स। भरो इसको, आगे बढ़ेंगे। 4 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन? 4 सेकेंड के लिए तो यूनिफॉर्म था ही, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था। हाँ, तो आप लोग जो बताए उसी को लिखेंगे हम लोग। तो इसको लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड एंड ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। कितना? हाउ मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो 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 सोचो, इतना जल्दी थोड़ी। हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए ना। हाँ, तो स्लोप निकालो ना भाई। क्या है ये? 20 बाई 20। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये 6 है, ये 2 है, 4। ये 4 बाई 4 1 हो गया ना। तो tan थीटा क्या हो गया? 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? स्टार्ट्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड बट एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? झूठ मूठ में हाँ मत बोलना। स्कूल होगा तो पूरा डिटेल्स में लिखेंगे, निकालो कैसे हुआ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है? घर में जाके इस क्वेश्चन को दोबारा कर लोगे तो तुमको सारा आइडिया उसमें, सारा कॉन्सेप्ट को मैं इसमें यूज कर लूंगा, ठीक है? ये अब मिटा देता हूँ इसको क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ गया है। आगे की थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्सीलरेशन it moves over a distance dash meter and then it moves with acceleration dash meter per second square for next 4 seconds. Next 4 seconds. चलिए भरे। During this acceleration it moves over a distance. During this acceleration ये कितना डिस्टेंस गया भाई? ये कितना डिस्टेंस गया? ये क्योंकि डिस्टेंस इज गिवन बाय द एरिया अंडर द डायग्राम। अब बोलोगे डिस्टेंस कब हो गया डिस्प्लेसमेंट? हम तो जानते हैं कि एरिया इज गिविंग द डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कब? जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। दोनों बराबर कब होते हैं? व्हेन द मोशन इज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये ड्यूरिंग दिस मोशन क्या वेलोसिटी हरदम पॉजिटिव नहीं है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट। तो हम कहेंगे डिस्टेंस इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड द लॉजिक? जबरदस्ती नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, डिस्टेंस कुछ भी लिख दिया। आर यू गेटिंग? तो आप कहोगे
कि ये पीरियड में ये कितना डिस्टेंस गया, जितना डिस्प्लेसमेंट गया, कितना डिस्प्लेसमेंट गया, दैट इज एरिया अंडर द डायग्राम। और एरिया कितना है, ये एरिया तो ये ट्रापीजियम है, कितना हो जाएगा, हाँ लिखे 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 सीधा ट्रापीजियम का एरिया को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओवर ए डिस्टेंस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 6 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हो गया क्या, दैट इज 16 मीटर्स, नहीं, अच्छा। देन इट मूव्स विथ एक्सीलरेशन, उसके बाद क्या करता है, क्या एक्सीलरेशन में जा रहा है, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना है, 0, एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, और कितने समय के लिए, फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए यह हाल रहा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कर रहा है पार्टिकल, चलिए पॉइंट नंबर, हाँ कंटिन्यू करें। देन इट फॉलोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन, उसके बाद रिटार्डेशन ऑफ डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नेक्स्ट 3 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स और नेक्स्ट 2 सेकंड, डैश मीटर, कितने मीटर के लिए, ठीक है सोचो। देन इट फॉलोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ, कितना रिटार्डेशन कितना है, ये हाइट कितना है, ये है 6 और ये है कितना 2, tan थीटा विल बी गिविंग यू द रिटार्डेशन, 6/2 क्या हो गया 3, क्या लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर नेक्स्ट हम कितने मीटर के लिए, 6 मीटर, कितनी मीटर के लिए, मतलब ये एरिया इट इज हाफ बेस हो गया 2 इंटू 6 मीटर, नेक्स्ट 6 मीटर के लिए ऐसे गया, समझ में आया। तो फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन आई होप यू आर एबल टू इंटरप्रेट द थिंग्स, एरिया क्या करता है, स्लोप क्या करता है, समझ में आया, युविका को समझ में आया, अच्छा ठीक है, लेट अस कंक्लूड हियर, विल सी सो मेनी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।